हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक स्टडी करना चाह जा रहे हैं वो है मैकेनिकल सॉलिडरिटी। ठीक है। और मैकेनिकल सॉलिडरिटी के रिलेटेड अगर आपको और बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने डिवीजन ऑफ लेबर इमाइल दुर्कheim का पढ़ाया है, मेरे चैनल पे है वीडियो। सोशोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाकर इमाइल दुर्कheim ऑन डिवीजन ऑफ लेबर और इमाइल दुर्कheim के तीन पार्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है और क्यों इमाइल दुर्कheim जो है, क्या वजह है कि सॉलिडरिटी स्टडी कर रहा है। उनमें मैंने ये भी बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर किस तरीके से इमाइल दुर्कheim के जो व्यूज़ हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ वगैरह बाकी भी थे, और रिकार्डो वगैरह, उनसे किस तरीके से इमाइल दुर्कheim के जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है, दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि ऑप्शनल आपको पता ही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर रिपीट होते हैं बार बार। उसमें जो खासकर पेपर वन जो है तो ये काफ़ी स्टैटिक है, तो इसलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि इतने सालों से पेपर हो रहे हैं तो जितने भी सिलेबस है वो कवर हो चुका है क्वेश्चंस में, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद मैकेनिकल सॉलिडरिटी है। और एक बात और, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिएगा बाकियों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी जो ये मेहनत है जो मैं कर रहा हूँ ये लोगों को, ताकि उनको पहुँचे, उनको फ़ायदा भी हो। तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी के लिए मैंने पहली बात जो ऑलरेडी कर चुका हूँ वो थोड़ा ब्रीफली रिवाइज करता हूँ कि सॉलिडरिटी को इमाइल दुर्कheim कहता है कि ये एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, वो इमाइल दुर्कheim पॉजिटिविस्ट था, और पॉजिटिविज्म जो है वो डील करता है किससे? पॉजिटिविज्म डील करता है साइंटिफिक मेथड से। तो इसलिए इमाइल दुर्कheim साइंटिफिक मेथड यूज़ करेगा। ठीक है, साइंटिफिक मेथड मतलब एम्पिरिसिज्म को यूज़ करेगा। ठीक है। तो इसलिए सॉलिडरिटी को स्टडी कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सॉलिडरिटी तो उसने हाइपोथेसिस क्या दी थी, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये सोसाइटी में सॉलिडरिटी क्रिएट करता है। ये इमाइल दुर्कheim की क्या थी? ये थी इमाइल दुर्कheim की हाइपोथेसिस। तो हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले क्या आता है? हाइपोथेसिस बनाई जाती है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में डेटा लिया जाता है, उस डेटा के बेस पे हाइपोथेसिस बनाई जाती है। इमाइल दुर्कheim ने भी डेटा सोसाइटीज़ में स्टडी किया, उसके बेस पे ये हाइपोथेसिस आई थी। इतना हमने पढ़ लिया था कि डिवीजन ऑफ लेबर से सॉलिडरिटी क्रिएट होती है। अब उसने बोला कि कितनी सॉलिडर, ये हाइपोथेसिस है, इसको टेस्ट करना है। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए ज़रूरत है कि सॉलिडरिटी को स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि सॉलिडरिटी तो बहुत सारी चीज़ों से प्रोड्यूस होती है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर से कितनी होती है वो स्टडी करने के लिए हमें सोसाइटी में पहले सॉलिडरिटी को स्टडी करना पड़ेगा। सॉलिडरिटी एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो आप अगर खुद ही मान लो कि आप सोशोलॉजिस्ट हो, रिसर्चर हो, तो आप सॉलिडरिटी को कैसे स्टडी करोगे, वो भी साइंटिफिक मेथड से। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, हम चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं उनको प्रिसाइजली हम, और एक्यूरेटली, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ें मेजर करनी चाहिए, सामने दिखनी चाहिए। और सॉलिडरिटी ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है। ये क्या है? ये मटेरियल सोशल फैक्ट नहीं है, ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। अब सोशल फैक्ट वाली भी आप वीडियो देख सकते हो क्या होती है। तो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, तो ये तो दिखता भी नहीं है। और पॉजिटिविस्ट तो क्लियरली बात करते हैं कि हम वही चीज़ स्टडी करेंगे जो हमें दिखती हैं। ठीक है, मतलब जो एम्पिरिसिज्म की बात, पॉजिटिविज्म की पूरी बात ही यही है कि वो चीज़ स्टडी करेंगे जो हमारे सेंसेस जिनको फील कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉलिडरिटी को अगर स्टडी करना है तो हमें रूल्स ऑफ, उसके लिए क्या रूल्स हैं जो इमाइल दुर्कheim ने जो दिए, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, वो हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, जो इमाइल दुर्कheim ने दिए थे कि किस तरीके से पॉजिटिविज्म को सोशोलॉजी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को सोशोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी तो यही डिबेट थी कि बहुत सारे इंटरप्रेटिविस्ट और जो अपोज करने वाले थे इमाइल दुर्कheim को, सोशोलॉजी को के डिसिप्लिन को, वो यही कहते थे कि साइंटिफिक मेथड नहीं अप्लाई हो सकता, लेकिन इमाइल दुर्कheim ने कहा हो सकता है। तो इसलिए इमाइल दुर्कheim ने एक रूल उसमें से दिया था कि जब कभी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट आ जाए और उसको हमने स्टडी करना ज़रूरी हो, तो कैसे स्टडी करेंगे? किसी और सोशल फैक्ट की मदद से उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसको, उस सोशल फैक्ट को जिसको हम स्टडी कर सकते हो, और वो सोशल फैक्ट
इस सोशल फैक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिडेरिटी एक सोशल फैक्ट है, इसको हम किसी और ऐसे सोशल फैक्ट अगर हमें मिल जाए जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता हो, तो हम इसका मतलब सॉलिडेरिटी को स्टडी कर सकते हैं। उस ऐसे सोशल फैक्ट को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव सोशल फैक्ट हो गया। तो वो क्या है, सॉलिडेरिटी को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी में, तो लॉ है। इमानुएल दुर्कheim क्या कहता है, कानून। क्योंकि लॉ ऐसी चीज़ है जिस पे लोगों में सॉलिडेरिटी होती है, जिसके रिलेटेड, जिसको सब लोग मानते हैं, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब लॉ लोगों की जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को इन्फोर्स करता है। ठीक है, तो लोगों में जो सॉलिडेरिटी है इसलिए उसको बेटर रिप्रेजेंट कौन करेगा, लॉ। ठीक है, तो अब इमानुएल दुर्कheim कहता है कि लॉ को स्टडी करता है तो उसको बोलता है लॉ तो दो टाइप का होता है, क्रिमिनल और सिविल लॉ। तो पहले वो बात करता है इसका मतलब सॉलिडेरिटी भी दो टाइप की होगी। तो इसलिए हम पहले बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, कि क्रिमिनल लॉ किस टाइप की सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता है और सिविल लॉ किस टाइप की सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ये क्रिमिनल लॉ के इसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को स्टडी करने में के लिए सबसे बड़ी बात है कि क्रिमिनल लॉ को स्टडी किया जाए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ को हम स्टडी करेंगे। लॉ को तो, कानून की किताबों को तो कोई भी स्टडी कर सकता है, उसको हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको स्टडी करेंगे क्रिमिनल लॉ को, तो ये इनडायरेक्टली हमें क्या बताएगा, ये इनडायरेक्टली हमें सॉलिडेरिटी को बताएगा। और कौन सी सॉलिडेरिटी को बताएगा, क्रिमिनल लॉ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को बताएगा। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ को स्टडी करता है तो पहले बताएगा कि क्राइम क्या होता है। तो वो कहता है क्राइम क्या होता है, एक ऐसा एक्ट होता है जो अफेंड करता है कलेक्टिव कंसेंस को। और ज़रूरी नहीं है कि इन रियलिटी वो एक्ट अफेंड कर रहा हो कलेक्टिव कंसेंस को, सोसाइटी को लगना चाहिए कि ये एक्ट जो है ये हमारी कलेक्टिव कंसेंस को हर्ट कर रहा है। ये हमारी कलेक्टिव कंसेंस क्या होती है, कलेक्टिव कंसेंस वो फीलिंग्स जो ऑन एन एवरेज जो लोगों इंडिविजुअल मेंबर हैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो हैं सोसाइटी में, उनमें कॉमन हो। ठीक है, उन वो फीलिंग्स, वो बिलीव्स, ठीक है, वो वैल्यूज़ जो लोगों में कॉमन हो, जो सब लोगों की वैल्यूज़ हों, ठीक है, जो लोगों में शेयर्ड हों, तो उस उन चीज़ों को जो कोई हर्ट करे तो उस एक्ट को, उस हर्ट करने वाले को क्रिमिनल बोलेंगे, उस एक्ट को क्राइम बोलेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन रियलिटी मैंने बोला कि वो अफेंड कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए हम देखते हैं कि पनिशमेंट, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, एक इंडिविजुअल है वो कुछ ऐसा एक्ट करता है, जैसे आप नीरव मोदी कोई ले लो। ठीक है, जो भी जितने भी फिजिटिव्स हैं जो भाग गए हैं कंट्री से, तो उनको अगर पकड़े भी जाएंगे तो उनके लिए क्रिमिनल लॉ नहीं है, सिविल लॉ है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लॉज वगैरह हैं, टैक्स वगैरह देंगे, छोटी मोटी पनिशमेंट होगी, डेथ पेनल्टी तो नहीं होगी। लेकिन उधर एक इंडिविजुअल ले लो जो सिर्फ जिसने मर्डर किया है, सिर्फ एक बंदे को मारा है, और उसके लिए पनिशमेंट आप क्या देते हो, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इतनी ज़्यादा पनिशमेंट। तो इसका मतलब कि कलेक्टिव कंसेंस को तो ज़्यादा ये हर्ट करना चाहिए, कलेक्टिव फीलिंग को, सोसाइटी को तो ज़्यादा डेंजर इससे होना चाहिए, लेकिन नहीं, सोसाइटी को ज़्यादा डेंजर इसका मतलब इससे है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो क्राइम है, ये इन रियलिटी, ज़रूरी नहीं है कि इन रियलिटी में, रियल में ये सोसाइटी के लिए डेंजरस हो या ना हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इन रियलिटी ये सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए डेंजरस हो। बस ये है कि ये सोसाइटी की फीलिंग्स, आइडियाज़, बिलीफ्स के ख़िलाफ़ होना चाहिए, इतना काफ़ी है। वो चाहे सोसाइटी के लिए कम डेंजरस है, ज़्यादा डेंजरस है, वो मैटर नहीं करता। तो इसीलिए क्रिमिनल क्राइम क्या होता है, वो एक्ट है जो सोसाइटी के कलेक्टिव कंसाइंस को हर्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए डेंजरस हो, या डेंजरस वेंजर का इधर कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात इसकी करेक्टरिस्टिक, वो कहता है कि क्रिमिनल लॉ की और क्या करेक्टरिस्टिक है, वो कहता है कि क्रिमिनल लॉ में क्या है कि क्योंकि ये कलेक्टिव लोगों के कॉमन आइडियाज़ के खिलाफ जो एक्ट हो उससे रिलेटेड है, ठीक है, उसको क्राइम बोलते हैं। तो इसका मतलब हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि क्राइम क्या है, कि ये चीज़ क्राइम है, ये करूँगा तो ये क्राइम है, उसको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो तो उसकी फीलिंग्स को भी हर्ट कर रहा है। कॉमन फीलिंग्स, सोसाइटी में सारी कॉमन फीलिंग्स के खिलाफ कोई एक्ट हो तो क्राइम होता है। तो इसका मतलब जब भी क्राइम होगा तो मुझे पता चल जाएगा ये क्राइम है, क्योंकि मेरी फीलिंग्स भी हर्ट होंगी। तो इसका मतलब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था ये क्राइम है, कोई बंदा किसी का मर्डर करके ये नहीं कह सकता। तो इसीलिए हमारे पेनल लॉ में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड पेनल लॉ जो होते हैं, पेनल लॉ मतलब क्रिमिनल लॉ, उनमें ये चीज़ आपको पाई जाएगी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था,
क्यों? क्यों? कोर्ट क्या बोलेगी भाई, तुम्हें पता था, क्योंकि क्राइम कोलेक्टिव कंसाइंस को हर्ट करता है, कोलेक्टिव फीलिंग्स को, जो कि तुम्हारी भी फीलिंग्स है, पूरी सोसाइटी की फीलिंग्स है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें पता नहीं था? इसलिए क्राइम बाय डेफिनेशन सब लोगों को पता होना चाहिए और होता है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि कोलेक्टिव कंसाइंस जो है वो लोगों में बहुत टाइम के बाद बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओवर द नाइट लोगों में एक नई चीज़ के रिलेटेड कोई कलेक्टिव फीलिंग आ जाए। ठीक है, जैसे इसको बनने में, इसको चेंज होने में, तो इसीलिए अगर इसको चेंज होने में, बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्रिमिनल लॉ को भी चेंज होने में, बनने में टाइम लगना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि क्रिमिनल लॉ को, अगर आप देखोगे दैट इज आईपीसी को देखोगे, तो 1861 में बना था इंडिया का। ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लो, जितने भी क्रिमिनल लॉज होते हैं, जितने भी पेनल लॉज होते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। आप आईपीसी के एग्जांपल लीजिए, इसमें बहुत कम पेन आज तक अमेंडमेंट्स हुई हैं, तकरीबन कितने साल हो गए हैं, ठीक है, 100, 150, 200 साल, 200 साल से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, जबकि सिविल लॉ आप देख लोगे, जैसे सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इनमें तो ढेरों अमेंडमेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या वजह है? क्योंकि लोगों में कलेक्टिव कंसाइंस से क्रिमिनल लॉ डील करता है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट्स भी कम होगी, क्योंकि वो ओवर द नाइट नहीं बनती। तीसरा, क्रिमिनल लॉ ज़्यादातर प्रीमिटिव सोसाइटी में पाया जाता है। प्रीमिटिव सोसाइटी में क्या होता है? वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो वहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, सिर्फ एज या सेक्स के बेस पे होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, डेट इज डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम होता है। मतलब लोग, सारे लोग या तो फार्मर होंगे, सारे लोग या तो हंटर होंगे, या सारे लोग गैदरिंग का काम करते होंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर प्रीमिटिव सोसाइटी में ही क्रिमिनल लॉ होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है। ऐसा नहीं है, आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी तो है, आज भी आईपीसी है, लेकिन आज सोसाइटी के, अगर ओवरऑल सोसाइटी के सफ़ेयर को देखा जाए, तो पेनल लॉ बहुत कम पोर्शन के साथ डील करता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ डील किया जा रहा है, सिविल लॉ यूज डील कर रहा है। जबकि प्रीमिटिव सोसाइटी में मैक्सिमम चीज़ें क्राइम हुआ करती थी, मैक्सिमम चीज़ों के साथ क्रिमिनल लॉ डील किया जा करता था, कम चीज़ों के साथ सिविल लॉ। इसकी एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, कि आप देखोगे, आपको पता है कि एडल्ट्री जो थी इंडिया में, एडल्ट्री हो गया, होमोसेक्सुअलिटी जो हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, और सुसाइड जो हो गया, ये तीनों चीज़ें क्या होगी, डीक्रिमिनलाइज, डीक्रिमिनलाइज। ठीक है, इनको उल्टा क्या हो रहा है, ये चीज़ें डीक्रिमिनलाइज हो रही हैं। ये आप एग्जांपल दे सकते हो कि क्रिमिनल लॉ को हटा के हम मॉडर्न वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को जो पहले क्राइम हुआ करती थी, अब सोसाइटी की फीलिंग ऐसी आ रही है कि उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, उनको सिविल लॉ के दायरे में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि क्रिमिनल लॉ ज़्यादातर प्रीमिटिव सोसाइटी में पाया जाता है, मॉडर्न में ज़्यादातर सिविल लॉ होता है। पनिशमेंट, क्रिमिनल लॉ में हमेशा पनिशमेंट होती है, दैट इज सेंक्शन होती है, जबकि सिविल लॉ में सैंक्शन या पनिशमेंट क्या होगी, रिप्रेसिव। मतलब रिप्रेसिव लॉ होता है, रिप्रेसिव लॉ मतलब कि इसमें पेन दिया जाता है। पनिशमेंट क्या होगी, इमाल दुर्कम कहता है कि पेन दिया जाता है, कौन देता है, स्टेट देती है। स्टेट क्या होगी, जो सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली सोसाइटी पेन दे रही है उस बंदे को जिसने क्राइम किया है, ग्रेजुएटेड इंटेंसिटी के साथ। मतलब पेन जरूरी नहीं है कि हर कुछ भी क्राइम करो तो एक जैसा ही पेन, नहीं, कम, छोटा मोटा क्राइम करोगे तो कम पनिशमेंट हो सकती है, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पनिशमेंट हो सकती है। तो ये आ गया हमारा क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के हमने स्टडी किया, तो अब इमाइल दुर्कम ने जब क्रिमिनल लॉ स्टडी कर दिया, तो अब इसको पता है ये किसी न किसी सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वो किस सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ हमने स्टडी करनी। तो इमाइल दुर्कम कहता है क्योंकि क्रिमिनल लॉ डील करता है कलेक्टिव कंसेंस से, दैट इज कॉमन वैल्यूज से, सिमिलर कॉमन वैल्यू से, शेयर्ड वैल्यूज से, बिलीफ से, फीलिंग से, वैल्यूज से, इन चीज़ों से डील करता है। मतलब क्रिमिनल लॉ चाहता है कि वो, क्रिमिनल लॉ का काम क्या है, ये लोगों की कॉमन वैल्यूज, फीलिंग, बिलीफ वगैरह को, जो लोगों में कॉमन चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस सॉलिडेरिटी को क्रिमिनल लॉ रिप्रेजेंट करता है, वो सॉलिडेरिटी लोगों में क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करती है, कॉमननेस की वजह से, होमोजिनिटी की वजह से, सिमिलैरिटी की वजह से। ठीक है, तो इस सॉलिडेरिटी का नाम इमाइल दुर्कheim ने क्या दिया, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वो क्यों इसने नाम दिया, ये वो इमाइल दुर्कheim बहुत ज़्यादा फिजिक्स वगैरह से
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नेचुरल साइंसेज से इंस्पायर्ड था। तो जिस तरीके से एक सॉलिड चीज़ होती है, ठीक है, सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत सारे मालिक्यूल्स जो होते हैं, वो मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, कुछ इंटरनल मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से। तो इसी तरीके से इमाइल दुर्कheim कहता है कि सोसाइटी में भी कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, इसी तरीके से सोसाइटी में भी कुछ इंटरनल फोर्सेस होंगी जो सोसाइटी को इंटीग्रेट करके रखती हैं। तो उन इसी तरीके से, इसीलिए वो नाम यूज़ करता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी। नाम क्यों यूज़ करता है मैंने आपको बताया। और ये इंटरनल फोर्सेस क्या है मैकेनिकल सॉलिडरिटी में, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, होमोजिनिटी, सिमिलैरिटी, शेयर्ड वैल्यूज़, कॉमननेस, सेम रिलीजन, सेम बिलीफ, सेम वैल्यूज़, ठीक है, सेम कास्ट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि इंसान सिमिलर हैं एक दूसरे से, एक ही जैसा काम करते हैं, सारे के सारे फार्मर्स हैं, सारे के सारे या तो हंटर एंड गैदरर्स होते हैं, तो या सारे के सारे एक ही मतलब रिलीजन से तल्लक रखते हैं, पुरानी प्रिमिटिव सोसाइटी में एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसे उनकी मॉरलिटी है, उनका एथिक्स, उनकी मॉरल वैल्यूज़, ये सब एक ही जैसी है, सिमिलर है लोगों में डिफरेंट व्यूज़ नहीं है चीज़ों को लेकर। तो इसलिए उन लोगों में यूनिटी होती है, उन लोगों में इंटीग्रेशन होती है, उन लोगों में सॉलिडरिटी होती है। तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या होगी? मैकेनिकल सॉलिडरिटी वो सॉलिडरिटी होती है जो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि उनमें कॉमन आइडियाज़ की वजह से, या कॉमन वैल्यूज़ की वजह से, या बिलीफ्स की वजह से, या क्योंकि वो लोग एक जैसा काम करते हैं, उनमें सिमिलैरिटी है, होमोजिनिटी है। तो ये आ गई मैकेनिकल सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इमाइल दुर्कheim ने एरिस्टोटल से इंस्पायर्ड होकर भी लिया था, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था कि सॉलिडरिटी, या उसका नाम उसने यूज़ किया था फ्रेंडशिप, बात कर लो, ये लोगों में दो तरीके से होती है। या तो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, आप दोस्ती किससे करोगे, आप किसके साथ इंटीग्रेटेड या सॉलिडरिटी किसके साथ फील करोगे? उस शख्स के साथ जो आपके जैसे आइडियाज़ रखता है, जो आपके ही जैसे सोचता है, जो आपके ही रिलीजन से है, जो आपके ही जैसे आपके साथ ही काम करता है, जो काम आप करते हो वही काम वो करता है, ठीक है। तो उस सिमिलैरिटी की वजह से एक सॉलिडरिटी लोगों में होती है। तो इमाइल दुर्कheim उसका नाम रखता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, जो हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं। वहीं पे दूसरी फ्रेंडशिप होती है डिफरेंस की वजह से। आप सोचते हो कि मैं अधूरा हूँ, मेरे व्यूज़ के अगेंस्ट अगर किसी और का कोई अपोज व्यू करने वाला है, तो वो शख्स भी अगर मेरे साथ आ जाए तो हम दोनों में यूनिटी आ जाएगी। डिफरेंस, आप कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपने से डिफरेंट सोचने वाले के साथ उससे इंस्पायर्ड होते हैं, उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ जो अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो वो जो, जैसे आप मान लो मेन और वीमेन एक क्लासिकल एग्जांपल है कि मर्द अलग सोचते हैं, अलग टाइप की फीलिंग्स होती हैं, औरतें अलग टाइप की होती हैं, फिर भी उनमें आपस में एक यूनिटी होती है, तो ये डिफरेंस की वजह से। तो ये जो डिफरेंस के रिलेटेड जो सॉलिडरिटी है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, उसको इमाइल दुर्कheim ने नाम दिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये जो सॉलिडरिटी हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी, तो ये लोगों में सिमिलैरिटी की वजह से आती है। ये इमाइल दुर्कheim को कैसे पता चला मैकेनिकल सॉलिडरिटी, मैं बता चुका हूँ क्रिमिनल लॉ की स्टडी से। तो क्रिमिनल लॉ की स्टडी से कैसे पता चला, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात करें तो हमें पता चल गया ये कॉमननेस की वजह से होती है, कॉमन वैल्यूज़ की वजह से लोगों में होती है। ये ज़्यादातर अनडिफ्रेंशिएटेड प्रीमिटिव सोसाइटीज़ में होती है, जहाँ डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा क्या हो, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत ज़्यादा कम हो, सिर्फ एज या सेक्स के बेस पे होता है। क्लास, कास्ट, रिलीजन है ना, उन चीज़ों के बेस पे लोगों में नहीं होता, डिफरेंट आइडियाज़ के बेस पे नहीं होता, सिमिलर आइडियाज़ के बेस। ये उन सोसाइटीज़ में ज़्यादातर होगा जो प्रीमिटिव है, जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, डिफरेंट सोच होगी, डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट रिलीजन होंगे, तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी बहुत वीक होगी। तो ये उन सोसाइटी में स्ट्रांग होती है जहाँ पॉपुलेशन कम हो। ये जहाँ पे भी होगी मैकेनिकल सॉलिडरिटी, उन सोसाइटीज़ में होती है, जहाँ पे भी होती है वहाँ पे क्या होता है, रिप्रेसिव लॉ होता है, क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडरिटी को अपने आप को फोर्स में कैसे लाती है, एक रिप्रेसिव लॉ बना के, जिसको इमाइल दुर्कheim ने स्टडी भी किया। तो रिप्रेसिव लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, यानी इसमें पनिशमेंट होती है, इसमें सेंक्शन होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी जहाँ भी जिस सोसाइटी में वहाँ होगी, वहाँ अपने इंडिविजुअल जो होते हैं, वो उनके जो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं, जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं, जो अपने बारे में कम सोचते हैं, वो पूरी सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को सब ड्यू कर देंगे, अपने इंटरेस्ट को
सेक्रीफाइस कर देंगे। वो किसके लिए होकर, वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए होकर, पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होकर, उनके सामने अपने इंटरेस्ट, अपने बिलीफ्स, अपने वैल्यूज़ को जो वेरी पर्सनल हैं, ठीक है, साइकिक हैं, उनको वो सेक्रीफाइस कर देंगे। तो ये आगे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है, और किस तरीके से इस्माइल दुर्कheim ने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर से इसका क्या रिलेशन है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से रिलेशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सिंपल होता है। तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा डिवीजन होने के बेसिस पे जब लोगों डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, तो उसके बेस पे कौन सी होगी, वो डिवीजन ऑफ लेबर का जिससे डायरेक्ट रिलेशन है वो है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। वो हम आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आज इतना ही काफ़ी था। इसमें कोई भी आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी इसके रिलेटेड, या और भी सोशोलॉजी में आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करता होता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।